नमस्कार। नया नज़रिया के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं खेलों पर, स्पोर्ट्स पर। इसलिए कि आज की दुनिया में स्पोर्ट्स जो है किसी भी देश के लिए उसकी प्रगति, उसकी प्रॉस्पेरिटी का एक प्रतीक है। इसीलिए जितने बड़े देश हैं, ओलंपिक में मेडल की होड़ लगी रहती है कि कौन-सा कंट्री ज़्यादा मेडल जीतेगा और जो मेडल जीतता है उस देश का की बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का क्या हाल है, हम थोड़ी-सी आज इस बात पे भी नज़र डालते हैं। थोड़ा-सा राजनीति से हट के बात करने का मन है मेरा, क्योंकि बड़े समय से फुटबॉल की ख़ास तौर पे मैं आज बात करना चाहता हूँ, क्योंकि फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों में खेली जाती है, या ये कहा जाए कि लगभग सभी देशों में खेली जाती है। और इसका जो वर्ल्ड कप होता है, वो भी काफ़ी लंबा प्रोसेस है, वो साल 6 महीने चलता रहता है। पहले क्वालीफाइंग मैच होते हैं, उसके बाद फिर दूसरे मैचेज़ होते हैं। लेकिन दुःख की बात ये है कि हम लोग उसमें कहीं स्टैंड नहीं करते। 1956 में मेलबॉर्न ओलंपिक को छोड़ दें, वहाँ हम सेमीफाइनल खेले। उसके बाद 60 में हम रोम में फ्रांस के साथ 1-1 से ड्रॉ खेले, लेकिन क्वालीफाई नहीं कर पाए। और 1962 में हमने एशियन गेमों में गोल्ड मेडल जीता। ये एक बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद 1970 आया, एशियन गेम्स हुए। हमने वहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता। लेकिन उसके बाद 1970 के बाद से लेकर आज तक हमारी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं आई। इसका कारण क्या है आखिरकार? फुटबॉल जो कि पूरे भारत में खेला जाता था या आजकल भी खेला जाता है उसकी इस दुर्गति का कारण क्या है? अगर देखा जाए तो 1952 में तो चलो 10 गोल से हारे थे, तो बहुत फजीयत हुई थी। लेकिन 1956 में हम लोग सेमीफाइनल खेलते हैं मेलबॉर्न में। और इसके पीछे सैयद अब्दुल रहीम का हाथ है। वो कोच जिसने ज़ीरो से फुटबॉल को शुरू किया और दुनिया के नक्शे तक उसको ले गया। वो आदमी जिसने कैंसर होते हुए भी, कैंसर की बीमारी के बीच भी भारत को 1962 में एशियन खेलों का गोल्ड मेडल जिताया। उन हालात में जबकि ना तो सरकार की सपोर्ट थी, ना मीडिया की सपोर्ट थी, कोई उस आदमी के साथ नहीं था। यहां तक कि जब भारतीय टीम एशियन गेमों के लिए फुटबॉल की जा रही थी, तो सरकार ने एक बार मना कर दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम इस टीम को नहीं भेज सकते। लेकिन उस व्यक्ति ने जाकर उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे, उनसे बात की और उन्होंने इस बात के लिए उनको राजी कर लिया कि आप सिर्फ हमें जाने और थोड़ा बहुत खर्चा दे दो, बाकी हम सब लोग जो हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, अपना काम खुद करते रहेंगे। हमें किसी चीज की असिस्टेंस की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ वहां खेलने का एक मौका मिलना चाहिए। टीम को भेजा गया और टीम से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। और पहले मैच में दक्षिण कोरिया से हारे बुरी तरह, क्योंकि एक प्रैक्टिस मैच में जो गोलकीपर थे पीटर थंगराज, उनके चोट लग गई थी और काफी ज्यादा सीरियस थी, तो बर्मन को खिलाया गया उनकी जगह। बर्मन की हाइट कम थी, तो उसका फायदा कोरियंस ने उठाया और वो लगातार गोल पे गोल करते रहे और भारत उस मैच में हार गया। अब ये जब बातें हुई तो एक बहुत ही हतोत्साहित करने वाला मामला था। लेकिन रहीम साहब तो रहीम साहब थे, हैं, उन्होंने तय कर लिया था कि मेरी मौत नजदीक है, उनको पता था कैंसर था उनको, कि लेकिन मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैंने अपने देश के लिए ये फैसला किया है, मैं ये सोच के आया हूं कि गोल्ड लेके जाना है, तो मैं गोल्ड लेके जाऊंगा। और दोस्तों, उसके बाद इतिहास बना। भारत ने वो मैच जो वियतनाम से भी जीता और जो उस समय की एक आधी टीम और थी उससे भी जीते, और फाइनल फिर कोरिया के साथ था। अब उन्हें मालूम था कि कोरिया की टीम किस तरह से खेलती है। ये होता है कोच की सोच, उसकी प्लानिंग सारी। पीटर थंगराज बहुत जख्मी थे, बुरे हाल में थे, पूरी तरह से चल भी नहीं पा रहे थे, थोड़े से ठीक हुए थे, दोबारा चोट लगने का डर था। लेकिन उन्होंने गोल में पीटर थंगराज को खड़ा किया। क्यों? क्योंकि पीटर थंगराज की हाइट बहुत अच्छी थी, वो ऊंची बॉल पे गोल तो खाते ही नहीं थे कभी। और दूसरी बात क्या हुई,
जो कि दुनिया के बड़े कम लोग जानते होंगे, वो लोग भी शायद बहुत कम होंगे जो ये जानते होंगे कि पूरी दुनिया को 4-4 की जो फॉर्मेशन है, जिसमें पूरा वर्ल्ड फुटबॉल खेलता रहा है, वो रहीम साहब की देन थी। और भारत ने उस मैच में और एक उन्होंने क्या किया, जरनैल सिंह थे हमारे फुल बैक, बहुत ही जबरदस्त उनका हेड होता था, बहुत ही जबरदस्त उनकी पावर थी उनकी किक में। उनको उन्होंने मैच में फॉरवर्ड, सेंटर फॉरवर्ड के पोजीशन पे खिला दिया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था भी इस आदमी को आगे क्यों भेजा गया, लेकिन वो दोनों ही चीजें उनकी बहुत कामयाब रही। और जो 2-1 से हिंदुस्तान जीता उस मैच में, उसमें जो दूसरा गोल था वो जरनैल सिंह ने अपने सिर से किया था। तब जाके दुनिया को पता लगा कि इस आदमी को आगे क्यों खिलाया गया था, ये सारे चेंजेस क्यों किए गए थे। तो ये बात है उस समय की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लेकिन कुछ क्लब बने, उन दिनों में बन गए थे। उसमें मोहन बगान था, उसमें ईस्ट बंगाल था, मोहम्मडन स्पोर्टिंग था, फिर बाद में मफतलाल बना, लीडर्स क्लब जलंधर था, जेसीटी मिल फगवाड़ा थी, बीएसएफ की बड़ी अच्छी टीम थी, पंजाब पुलिस की बड़ी अच्छी टीम थी, सीआरएफ नीमच की बड़ी अच्छी टीम में थी, हैदराबाद पुलिस की बहुत अच्छी टीम थी। लेकिन ये सारी टीमें, और राजस्थान की बहुत अच्छी टीम थी, मगन सिंह वहां के बड़े मशहूर खिलाड़ी थे, और इधर इंदर सिंह, मंजीत, परमिंदर, हरजिंदर, और उधर चुन्नी गोस्वामी, पीके बनर्जी, पीटर थंगराज, सुभाष भौमिक, और न जाने कितने नाम है जो जो गिनाए जा सकते हैं। भारत का एक नाम था, लेकिन धीरे धीरे ये सब लुप्त होता गया। और आज की डेट में स्थिति ये है कि हम एशिया में भी कहीं क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, वर्ल्ड में भी हम शायद 140 145 में किसी नंबर पर हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि जिस देश में फुटबॉल की परंपरा रही हो, सब कुछ चलता रहा हो, बहुत लोग खेलते हो, और उसके बाद ये क्यों हुआ? फुटबॉल फेडरेशन इसके लिए हम जिम्मेवार कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी खेल को चलाना तो उसकी फेडरेशन का काम है। अब फुटबॉल फेडरेशन ने इसके लिए क्या किया, प्रिय रंजन दास मुंशी बहुत लंबे समय तक इसके अध्यक्ष रहे, बीमार भी रहे तब भी अध्यक्ष रहे, और धीरे धीरे इसमें डिक्लाइन आया। और जो टूर्नामेंट यहाँ लगातार होते थे, जिनमें डूरेंट कप 1888 में शुरू हुआ था और शिमला से शुरू हुआ, आज वो कहाँ खेला जा रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन खेल रहा है, किसी को नहीं पता। डीसीएम ट्रॉफी, डीसीएम का अपना टूर्नामेंट था, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। आईएफए शील्ड थी, बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। और सबसे बड़ी बात थी संतोष ट्रॉफी। बाकी तो चलो क्लबों के मैच थे, संतोष ट्रॉफी एक ऐसा टूर्नामेंट था जो कि अलग अलग स्टेट्स के बीच होता था, और इसमें बंगाल ने सबसे ज्यादा इसको 33 बार जीता, और उसके बाद फिर पंजाब का नंबर है, पंजाब ने 8 बार जीता, पंजाब 8 बार उसमें रनर्स अप रहा। उसके बाद केरल ने 7 बार जीता, सर्वसीजन ने 7 बार जीता। और उस समय संतोष ट्रॉफी का जब मैच होते थे, उनकी एक बहुत बड़ी कवरेज होती थी, प्लेयरों की फोटो छपती थी, अखबारों में होते थे, कॉलम लिखे जाते थे। लेकिन धीरे धीरे वो सब खत्म हो गया। अब पता नहीं संतोष ट्रॉफी के मैच कहाँ होते हैं। मैं खुद 40 साल तक स्पोर्ट्स कवर करता रहा हूँ, मैंने खुद भी संतोष ट्रॉफी के बड़े मैचेस कवर किए हैं। मोहन मेकन टूर्नामेंट था सोलन में, इसमें सिर्फ बंगाल की कुछ टीमों को छोड़ के हिंदुस्तान की सारी बड़ी टीमें खेल गई हैं। यहाँ पे इंदर सिंह यहाँ खेल गए हैं, जरनैल सिंह यहाँ खेल गए, परमिंदर यहाँ खेल गए, मंजीत यहाँ खेल गए, रवि कुमार गोलकीपर यहाँ खेल गए, सुरजीत सिंह गोलकीपर यहाँ खेल गए, जगीर सिंह यहाँ खेल गए। अब कितने नाम है जो यहाँ खेलते रहे हैं। और उस समय एक 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 सम्मान था खिलाड़ियों का, लोग देखने के लिए आते थे मैचेस। और बाकी बाहर की बात तो चलो मैं क्या करूं, सोलन में पहले पहले शुरू में मोहन मेकन से ही पहले जब एक टूर्नामेंट होता था, तो एक पुराने खिलाड़ी थे, बेचारे अब हमारे बीच नहीं रहे, सतेंद्र पंवर, उन्होंने बताया कि पूरा सोलन शहर बंद हो जाता था, दुकानें बंद हो जाती थी, लोग मैच देखने के लिए रोडो ग्राउंड आ जाते थे। तो ये क्रेज था। लेकिन धीरे धीरे ये क्रेज खत्म हो गया है, लोगों ने फुटबॉल से नाता धीरे धीरे टूटता गया। पहले स्कूल टूर्नामेंट होते थे, उसमें बहुत टीमें होती थी फुटबॉल की। अब बड़ी मुश्किल से 2-4 टीमें यहाँ तो कम से कम मेरे को देखने को मिलती है, इससे ज्यादा होती नहीं है, तो खेलते नहीं है।
बात ये नहीं है कि यहाँ क्यों नहीं खेला जाता, बात यह है कि इसके लिए कोशिश क्या हो रही है फुटबॉल के लिए। हमारी केंद्र सरकार ने फिट इंडिया, खेलो इंडिया और बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। लेकिन एक बात जो दिल को खलती है थोड़ी, जो महसूस होती है कि आपने जो खेल मंत्री बनाए हैं, जिनके जिम्मेदारी है खेल को संभालना और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हिंदुस्तान को ले जाना, इसको जिताना, इनके मेडल्स के लिए कोशिश करना, उनकी हालत ये है कि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, तो इसकी फुटबॉल लीग शुरू होने वाली है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी लीग चलेगी अगर, तो सबसे ज़्यादा लोगों को उसमें मौका मिलेगा खेलने का, नौजवान आएंगे। लेकिन वो ईस्ट बंगाल, मोहन बगान और किसी भी टीम का नाम सही नहीं ले पाए, पढ़ के भी नहीं ले पाए। मोहन बेगन, ईस्ट बेगन, ईस्ट बंगाल। जबकि मोहन बगान 100 साल पुराना क्लब है और उसको हर वो आदमी जानता है जिसने थोड़ा बहुत भी कभी स्पोर्ट्स में रहा है या जिसने स्पोर्ट्स को खेला है, किसी भी गेम में खेला हो, चाहे जरूरी नहीं कि फुटबॉल का प्लेयर हो, हॉकी का प्लेयर हो, क्रिकेट का प्लेयर हो, वॉलीबॉल का प्लेयर हो, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहन बगान का नाम ना जानता हो। लेकिन अगर खेल मंत्री को मोहन बगान का नाम नहीं पता, ईस्ट बंगाल का नाम नहीं पता, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग कितने गंभीर हैं इस चीज के लिए। और जब हम इस तरह से इस चीज को ले रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो खेल मंत्री की कोई गलती बहुत बड़ी गलती है। अरे भाई, वो इस फील्ड के आदमी नहीं है, उनका स्पोर्ट्स से नाता नहीं होगा, उनको नहीं पता। तो इसलिए जो सरकार है उसको इस विभाग को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को ये जिम्मेवारी देनी चाहिए जो खेलों से जुड़ा हो, जिसको खेलों के बारे में पता हो है और जो खेलों के लिए कुछ ना कुछ कर सकता हो। मुझे याद है सुनील दत्त साहब थे एक बार खेल मंत्री, थोड़े दिन ही रहे, लेकिन उन्होंने जब मंत्री थे तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे एक बार छापा मार दिया, जहां हमारे ओलंपिक ठहरे थे, ओलंपियन थे सारे, ओलंपिक के में पार्टिसिपेट करने वाले थे। वहां देखा तो उनके रहने की हालत बड़ी बुरी थी, उनके लिए सुविधाएं नहीं थी। उन्होंने एकदम से उसके ऊपर एक्शन लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर आदमी हर फील्ड के लिए नहीं होता। कुछ लोग राजनीति में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए उनका नहीं है उनमें वो बात। तो इस चीज से हमें ये ध्यान रखना चाहिए, सरकार को भी और हम सब लोगों को भी। ये सिर्फ सरकार या फेडरेशन का काम नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता का काम है। और आप एक बार और देखिए ना, बात सिर्फ फुटबॉल की आज मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, उसका स्विमिंग है, शूटिंग है, आर्चरी है, कितनी गेम्स हैं जिसके जो कि हमारे लिए एक एक बहुत अच्छा साधन है बच्चों को उसमें डालने का, बड़ों को उसमें डालने का। और हर चीज को जो है हम लोग अगर उस तरह से करेंगे, उसको लेंगे, तो दिन दूर नहीं कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मेडल आ नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते। अब बहुत से लोग हैं और क्रिकेट को कोसते रहते हैं कि जी क्रिकेट ने सारा बर्बाद कर दिया। अरे भाई, क्रिकेट ने कुछ नहीं बर्बाद किया। क्रिकेट बोर्ड ने बहुत मेहनत की है। 1964 से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, जिस समय माइक स्मिथ कैप्टन थे और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम यहाँ आई थी। मंसूर अली खान पटौदी हिंदुस्तान की टीम के कैप्टन थे। उन दिनों में सिर्फ रेडियो पे कमेंट्री आती थी, हैं, और कुछ नहीं था इनके। और सुनील गावस्कर की किताब सन्नी डेज अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि हम लोग ट्रेन में सफर किया करते थे, कई बार बिना उसके भी करते थे रिजर्वेशन के। तो वहां से उन्होंने शुरू किया, लेकिन उन्होंने बोर्ड ने इसको बहुत अच्छी तरह कॉमर्शलाइज किया क्रिकेट को, हैं, और लोगों तक पहुंचाया, घर पहुंचाया। अब ठीक है कि इनके लिए उस समय रेडियो पे भी थी सुविधा, आज भी जितने चैनल्स हैं सब क्रिकेट के, जो गली मोहल्ले का मैच है वो भी दिखा देते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अगर कोई हॉकी या उसका मैच है तो बड़े लिमिटेड दिखाए जाते हैं। और सबसे दुख की बात है कि दूरदर्शन पे भी नहीं होता वो, जबकि दूरदर्शन सरकारी है, उनको दिखाना चाहिए। अभी संतोष ट्रॉफी अगर कहीं हो रही है फुटबॉल की, या कोई हॉकी का कोई टूर्नामेंट हो रहा है, या कहीं बास्केटबॉल खेली जा रही है, तो आना चाहिए टीवी पे, लेकिन आता नहीं है। और कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो हम लोगों को फुटबॉल के लिए, और फुटबॉल का टैलेंट बहुत है हमारे यहाँ। और पंजाब में तो जब से लीडर्स क्लब बंद हो गया, जेसीटी ने अपनी टीम हटा दी, तो धीरे धीरे फुटबॉल जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो हमें फुटबॉल को भी जीवित रखना है, स्पोर्ट्स को भी जीवित रखना है। और ये जो नशे के खिलाफ हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें इन खेलों का बहुत बड़ा योगदान है। उस पर खैर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ इतना ही है कि हम लोगों को फुटबॉल को लेके गंभीर होना है और फुटबॉल के जो खिलाड़ी हमारे आसपास हैं उन्हें इनकरेज करना है, और हर बच्चे को स्कूल भेजना है और हर बच्चे को फील्ड में भेजना है, ताकि कोई ना कोई स्पोर्ट्स वो खेले
ताकि उसका सेहत भी ठीक रहे और आगे चल के देश का नाम भी उज्जवल करे। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले एपिसोड में बात करेंगे। आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।